गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बड़े अच्छे होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारियों में जुटे होंगे। सब अमेंडमेंट्स वगैरह सब बहुत टेंशन सता रही है सबको। बहुत सारे कॉल्स आए, सर अमेंडमेंट्स क्या है, आईडीटी में कितनी हैं, ज़्यादा तो नहीं है, हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें या ना करें, अमेंडमेंट क्लास के लिए अभी रुकें या हम अपनी रिवीज़न ले लें। तो जैसे ये मैंने जो छोटी सी वीडियो अपलोड आपके लिए करनी चाहिए इसी पर्पज़ के लिए कि आप लोग आईडीटी की प्रिपरेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना रहे। अमेंडमेंट क्लास हम लेने वाले हैं, मार्च के फर्स्ट वीक में हमारी अमेंडमेंट क्लास होगी, जिसमें हम सभी अमेंडमेंट्स और इंस्टीट्यूट का जो लेटेस्ट आरटीपी भी आया होगा उसको हम कवर करेंगे। पर आप लोग क्योंकि अभी से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक बार अमेंडमेंट में आने से पहले आप अपने आप को फुल फ्लेज सब्जेक्ट को तैयार कर चुके हो, तो जस्ट बेटा मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया जो है इस वीडियो में दे रहा हूँ कि बेसिकली जो अमेंडमेंट्स का एरिया है वो अमेंडमेंट्स का एरिया क्या है। आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के अपना आईडीटी एज अ सब्जेक्ट जो है बेटा वो रिवाइज कर सकते हैं। फुल फ्लेज आप उसकी अच्छे तरीके से रिवीजन कैरी आउट कर सकते हैं। जो अमेंडमेंट्स बेसिकली हुई हैं, मैं आपको एज सच अमेंडमेंट्स तो एग्जैक्टली नहीं बोल रहा क्या क्या हुई है, लेकिन जो बेसिक एरिया वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। जो इस बार अमेंडमेंट्स का फोकस एरिया रहा है तो एक्साइज, कस्टम्स, सर्विस टैक्स, एफटीपी। रिलेटेडली अमेंडमेंट से लेट टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो क्वांटम ऑफ द अमेंडमेंट्स इज़ वेरी लेस। क्वांटम इज़ वेरी लेस, बहुत कम अमेंडमेंट्स हुई हैं, नॉट वेरी मच। बट हाँ, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं दोज आर गुड इनफ। काफ़ी अच्छी सोच, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकलिटीज़ की पॉइंट को देखकर अमेंडमेंट्स हुई है। एफटीपी एज सच देयर इज़ नो अमेंडमेंट बिकॉज लास्ट टाइम ही एफटीपी आपका आने वाला जो था वो आपने पढ़ा था, उसमें एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है। इन एनी केस एफटीपी कभी एग्जामिनेशन व्यू से हमारा दैट मच एम्फेसिस वाला टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं रहा। और रेस्ट ऑफ द एरियाज़ में अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूँ तो बेटा बेसिक अमेंडमेंट जो हुई हैं वो बेसिकली जो कॉमन चैप्टर में हम एक चैप्टर पढ़ते थे बेटा, डिमांड एंड रिकवरी ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस का। आपको याद होगा जैसे हम एक्साइज में बात करते थे, आपने ड्यूटी वगैरह नहीं दी तो सेक्शन 11 ये था, शो कॉज नोटिस एंड ऑल दैट। तो बेटा जो ऐसे ही सर्विस टैक्स में हमारे पास सेक्शन 73 था। जो बेसिक अमेंडमेंट हुई है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, वो बेसिकली बेटा जो है वो डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर्स में हुई है। अब वो एक्साइज में हमारे पास बेसिकली होता था बेटा सेक्शन 11A होता था जिसमें हम ड्यूटी मांगते थे, 11AA में हम इंटरेस्ट मांगते थे, 11AC में हम आपसे पेनल्टीज मांगते थे। ऐसे ही हमारे पास बेटा सर्विस टैक्स में होता था कि सर्विस टैक्स में हम आपके पास सेक्शन 73 में नोटिस भेजते थे, सेक्शन 75 में हम आपसे इंटरेस्ट मांगते थे, एंड पेनल्टीज़ के लिए बेटा हम यहाँ पर सेक्शन 76 और 78 दो सेक्शंस होते थे, इनमें बात करते थे। कस्टम्स में भी हमारे पास बेटा ऐसे ही कुछ सेक्शंस हुआ करते थे जिसमें हम ड्यूटी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज़ वगैरह की बात किया करते थे। तो जो बेसिक अमेंडमेंट हुई है बेटा बेसिकली वो इन सेक्शंस में हुई है। सेक्शन 11 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, इसमें आपकी सब्सटेंशियल अमेंडमेंट्स हुई है। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द 11A था वो तो सेम रखा गया है, बट उसके अंदर जो है वो सब्सटेंशियल अमेंडमेंट्स हुई है। लेट मी टेल यू वेरी ब्रीफली कि 11A पहले ये कहता था अगर आपने ड्यूटी नहीं दी है तो वो शोकॉज नोटिस भेजेगा। अगर बोनाफाइड मिस्टेक है तो 11A1 में भेजा जाता था। अगर मेलाफाइड था तो दो सेग्रीगेशन होते थे बेटा, कैप्चर्ड था तो 11A5 में बात करते थे, अनकैप्चर्ड था तो 11A4 में बात करते थे। इस फाइनेंस एक्ट ने बेटा वो जो कैप्चर्ड और अनकैप्चर्ड का डिफरेंशिएशन है वो ख़त्म कर दिया है। अब आपका केस मेलाफाइड है, चाहे वो कैप्चर्ड हो या अनकैप्चर्ड हो, आपको 11A4 है उसमें जो है वो शोकॉज नोटिस आएगा। एंड कैप्चर्ड और अनकैप्चर्ड का एक रिलेटिव डिफरेंस क्या होता था बेटा कि कैप्चर्ड के केस में 50% ऑफ द ड्यूटी की पेनल्टी थी और अनकैप्चर्ड के केस में जो आपकी पेनल्टी होती थी वो 100% ऑफ द ड्यूटी थी। अब क्योंकि ऐसा डिफरेंशिएशन ही खत्म कर दिया गया है तो रिलेटिव करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट जो है वो 11AC में भी हुई है। अब दो तरीके की पेनल्टीज़ का इशू ही नहीं है, अब सीधा आपका मेलाफाइड अगर केस है तो 100% ऑफ द पेनल्टीज जो होगी वो लगेगी।
बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बेटा 11AC ने अगला सब्सटेंशियल काम नया ये कर दिया है कि अब अगर आप बोनाफाइड मिस्टेक पर भी हैं तो भी आपके ऊपर एक पेनल्टी जो होगी वो लगाई जा सकती है, वो प्रोविज़न इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। और साथ ही में 11AC में और काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई है जिसमें कुछ मिटिगेशन ऑफ पेनल्टीज़ वगैरह के नए एंगल से थोड़े बहुत कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। और 11A में बेटा और 3-4 एक्सपेक्ट्स के एंगल से जो है अमेंडमेंट्स हुई है। पीछे हमारे पास 2010-2014 में डिसीजंस आए कुछ सुप्रीम कोर्ट के, उन डिसीजन से कुछ बात तय की गई थी रिलेटिंग टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ कहानी थी, प्रोविजनल असेसमेंट से रिलेटेड कुछ कहानी थी कि आपका एस्केलेशन क्लॉज था, प्राइस अभी एक्स रुपीज़ लिया गया था, बाद में एस्केलेशन में लिया जाना था, तो एस्केलेशन में प्राइस निकला, उसके ऊपर डिफरेंशियल ईडी देनी है, डिफरेंशियल ईडी के ऊपर क्या इंटरेस्ट देना है, और अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो उसकी रिकवरी एंड सो ऑन। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स आई थी, उन जजमेंट्स ने जो कुछ बोला था उस बात को इनकॉर्पोरेट करते हुए जो है वो सेक्शन 11A में कुछ अमेंडमेंट जो है वो कर दी गई है। और बेटे जो इधर इधर अमेंडमेंट्स की जा रही हैं ऐसी ही लगभग सेम पैरेलल अमेंडमेंट जो है वो सर्विस टैक्स में की जा रही हैं, वहाँ भी कुछ ऐसे ही चेंजेस हुए हैं। एंड कस्टम्स में बेटा पेनल्टी प्रोविजंस एज सच एग्ज़ाम्स के लिए कभी खास इम्पोर्टेंट नहीं थे, बट हाँ हमने एक चैप्टर किया था कन्फिस्केशन ऑफ पेनल्टी, कन्फिस्केशन एंड पेनल्टीज़ वाला, जिसमें वो होता था आपके कुछ कन्फिस्केट हो जाते थे, कन्फिस्केशन के बाद वो आपको रिडम्पशन फाइन का ऑप्शन देता था, तो वहाँ पर जिक्र था कि आपका सेक्शन एक तो 111 होता था जिसमें इंपोर्टेड गुड्स कन्फिस्केट होते थे, और 112 में आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती थी। ऐसे ही 113 था बेटा, उसमें आपके एक्सपोर्ट गुड्स कन्फिस्केट होते थे, एंड 114 जो था उसमें उनके ऊपर जो थी वो पेनल्टीज लगाई जाती थी। ये कस्टम्स में जो 112 और 114 है बेटा, इन दोनों में अच्छी अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। वैसे कभी पीनल प्रोविजंस कस्टम्स के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, बट बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट फोकस इस पेपर रहता है, तो ये जो होगा ये रिलेटिव आपको जो है वो साथ में देखना पड़ेगा। पीनल प्रोविजंस में काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई है। तो डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर, नोटिस वगैरह एंड एसोसिएटेड पेनल्टीज जो है इसमें बेटा काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। अच्छा, और बेटा पेनल्टीज़ की अगर बात करें तो एक्साइज में पेनल्टीज़, कुछ पेनल्टीज़ जो थी बेटा वो सेंट्रल एक्साइज रूल 2002 में भी लगती थी। आपको जो चैप्टर था सेंट्रल एक्साइज रूल 2002 बेटा, उसमें रूल 25, रूल 26 एंड रूल 27, इनके अंदर जो था बेटा कुछ पेनल्टीज लगाई जाती थी, तो इनमें भी कुछ चेंजेस जो है वो कर दिए गए हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। स्ट्रेस इज अगेन आई एम रिपीटिंग डिमांड और आपका जो सेंट्रल एक्साइज रूल्स मतलब पेनल्टीज है, डिमांड एंड पेनल्टीज, इनमें बेसिकली जो है वो अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। ये की एरिया बेटा बेसिकली है। बाकी अगर मैं बात करूं तो बेटा इन्होंने एक छोटी सी अमेंडमेंट्स जो है वो आपको मैं बताऊं तो बेटा सर्विस टैक्स में कुछ नेगेटिव लिस्ट में थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है। नेगेटिव लिस्ट में थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है। एक नेगेटिव लिस्ट होती थी एंटरटेनमेंट इवेंट्स वगैरह वाली, वो बेटा उन्होंने डिलीट कर दी है। और इसमें कुछ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 25 बेटा 2012 बेटा जो मेगा एग्जम्पशन होती थी जिसमें 46 एंट्रीज आपकी होती थी, उसमें जो है कुछ एंट्री जो है उसमें स्लाइट अमेंडमेंट जो है वो कर दी गई है। और ये अमेंडमेंट बेटा आपस में रिलेटेड अमेंडमेंट्स है, मतलब कुछ ऐसा काम था जो नेगेटिव लिस्ट के दायरे में पहले था, उसको नेगेटिव लिस्ट से बाहर कर दिया गया, पर उस पर टैक्स उन्होंने एग्जम्प्ट मेंटेन कर दिया। ऐसे ही बेटा कुछ और काम था जो नेगेटिव लिस्ट में पहले था, उसको उन्होंने बाहर कर दिया, और साथ में उन्होंने ऐसा किया कि उस पर एग्जम्पशन भी काम ना कर पाए तो उन्होंने एग्जम्पशन एंट्री में भी चेंज किया। तो खैर मतलब जस्ट ये दो नेगेटिव लिस्ट की बेसिकली एंट्रीज है बेटा वो, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है वो। मैं आपको बोल भी देता हूँ, एंटरटेनमेंट इवेंट वो वाली एंट्री में चेंज है और उससे रिलेटेड एक एग्जम्पशन एंट्री में चेंज है। एंड बेटा एक हमारे प्रोसेस अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर, अगर आप एक्टिविटी करते थे प्रोसेस अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर जिस पर एक साइज आ जाती थी तो वो नेगेटिव लिस्ट में होता था बेटा, उसमें कुछ चेंज कर दिया गया। अल्कोहल से संबंधित है वो चेंज, और
कॉरस्पॉन्डिंग चेंज जो है वो बेटा एग्जम्पशन एंट्री भी एक उसमें होती थी जॉब वर्क से रिलेटेड, उसमें जो है वो चेंज कर दिया गया है। सर्विस एक्ट में ये एक एडिशनल एरिया जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें अमेंडमेंट है। एंड ये मैंने आपको मेनली गिस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स दे दी है बेटा। और जहाँ तक रेट्स ऑफ ड्यूटी की बात है तो रेट्स ऑफ ड्यूटी आप सबको पता है बेटा, एक्साइज की एप्लीकेबल रेट ऑफ ड्यूटी अब 12.5% है। EC SHEC अब एक्साइज से ख़त्म हो चुका है। सर्विस टैक्स की एप्लीकेबल रेट जो है बेटा वो 14% है। EC SHEC इसमें से भी ख़त्म हो चुका है। स्वच्छ भारत से सर्विस टैक्स में इंट्रोड्यूस किया था, आप सबने सुना था, अपना डेली बेसिस पर काफ़ी सुना होगा, बट स्वच्छ भारत सेस वो इस अटेम्प्ट के लिए किसी एंगल से एप्लीकेबल नहीं है, तो सिर्फ आपको 14% के सर्विस टैक्स से मतलब है। कस्टम्स की जो रेट होती है बेटा वो एज यूजल जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाई गई थी वही रेट्स हैं। तो मेन एरियाज मैंने आपको मेंशन कर दिए। आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि यही टोटल अमेंडमेंट्स है, बट बेटा दीज आर द मेन अमेंडमेंट्स जो कि हुई हैं। मतलब आप सिर्फ इन एरियाज़ की अगर बात करें, मैं आपसे जो कहना चाहूँगा बेटा, आप अपना जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी रिवीजन एक बार करना चाहते हैं, एक बार रिवीजन करके रख ले, रिवीजन करके रख ले। डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर जो होगा वो बेसिकली पेनल्टीज़ वाला चैप्टर होगा, तो वो आपको जो है चाहे तो आप पेंडिंग रख लेंगे, बाकी अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। पेपर के लिए आपको सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पेंडिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक आपको एक बात और बोलना चाहूँगा बेटा, केस लॉज जो अब की बार आए हैं, अब की बार मतलब रिलेटिव अमेंडमेंट्स बेटा थोड़ी सी कम है, बट केस लॉज जो आए हैं वो कुछ केस लॉज ऐसे आए हैं मतलब जो बहुत ही सब्सटेंशियल है, जिन्होंने सब्जेक्ट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में थोड़े बहुत जो है वो नए डायमेंशन जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। एक्साइज में बेटा पर्टिकुलरली अंडर द चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन, under the chapter of valuation there have been rendered many decisions judgments by the Supreme Court। तो वैल्यूएशन का चैप्टर जो होगा इसका एक नया अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करना पड़ेगा। सेक्शन 4 की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। 3.2 आपका जो होता था टैरिफ वैल्यू वो एज इट इज़ है। 4 है आपका अपडेटेड MRP वैल्यू होता था वो एज इट इज़ है। बट आपका सेक्शन 4 एक्साइज में जो होता था बेटा, इसको पढ़ने का मैं थोड़ा सा आपको स्लाइट नया डायमेंशन दूंगा आपकी बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट से इस चैप्टर को हमको स्लाइटली थोड़ा सा एक नए डायमेंशन के साथ जो है वो पढ़ना है। हमने जो बातें पढ़ी थी सेक्शन 4 में वो काम आएंगी, बट ऐसा होता है बेटा सब्जेक्ट को प्रेजेंटेशन जो किया जाता है वो उस एंगल से किया जाता है कि आप आसानी से उसे समझ पाए। बट अब ये जो नई जजमेंट्स आई है, इस नई जजमेंट के बाद हमको इस वैल्यूएशन के चैप्टर को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ना है, तो हम मेहनत करेंगे। वो आप जो अमेंडमेंट क्लासेस होगी इसमें इस चैप्टर को वो नए डायमेंशंस को क्रिएट करते हुए मैं आपको पढ़ाऊँगा। वैल्यूएशन का चैप्टर जो है इसको आप चाहे तो पेंडिंग रख लेंगे बेटा, सिर्फ सेक्शन 4 वाले डिस्कशन को हम इसको अपनी अमेंडमेंट क्लास में करेंगे। ये बेसिकली मेजर फोकस एरिया बेटा। जहाँ तक केस स्टडीज़ की वैसे बात है तो मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट जो सेलेक्ट केसेस की बुक इशू करता है बेटा, लास्ट टाइम उन्होंने जो इशू कर रखी थी उन्होंने वो सेम केसेस एज इट इज़ अब की बार भी इशू की है। आई मीन टू से वो आपके लास्ट टाइम की पड़ी हुई सिचुएशन है, आपको एडिशनल एफर्ट्स उस पर नहीं करने हैं। RTP वी आर स्टिल वेटिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। जो भी 15, 20, 25 नए केसेस होंगे जो इंस्टीट्यूट पसंद करेगा वो RTP में आएंगे, और हमारा एफर्ट्स का दायरा जो होगा वो 20-25 केसेस के ऊपर जो है वो बेसिकली रह जाएगा। सो थैंक्स एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको एक गिस्ट कम से कम आपको, जो आप एक अंधेरा सा था, आप दुविधा में थे क्या करना है क्या नहीं करना, तो आई होप विद दिस 5 मिनट्स ऑफ लेक्चर आपको वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि आपको बेसिकली अपनी प्रिपरेशन पेंडिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और छोटी इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर यू बेटा, हाँ, इस बार हमारे पास कई सालों से वैसे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर IDT वी आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी ग्रेटली, बट अगर समरीज वगैरह आप दे देते तो हमें एग्ज़ाम वाले डेज में काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती। तो बेटा वैसे मैंने अपनी हर बुक में कोशिश करी थी कि आपको डायग्राम चार्ट्स वगैरह दे दूं, बट फिर भी शायद ऐसा हो जाता है, बच्चे कह रहे हैं सर बुक खोलते हैं ना तो डायग्राम पर मन नहीं लगता, फिर लगता है कि पूरा पढ़ ही ले। तो आप एक ऐसी बुक दे दो जो कम से कम पेजेस की हो, जिसमें पूरा सब्जेक्ट हो। तो बेटा इस टाइम मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समरीज वगैरह देने की। हमारी काफ़ी हद तक समरी तैयार हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है,
जिसको अब हम भी तैयार कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है हम आपको थोड़ा सा तो लेट सही पर 15 मार्च तक हम जो होगा वो समरीज मार्केट में जो है वो अवेलेबल करा देंगे। सो समरीज आपको, आई एम रिपीटिंग, होपफुली वी आर क्वाइट होपफुल, मतलब आपको 15 मार्च को हम अवेलेबल करा देंगे। और हमारा जो टारगेट रहा उस समरीज में बेटा, पिक्चर्स, डायग्राम्स, माइंड मैप्स हमने यूज़ किए हैं, और पूरा सब्जेक्ट आई थिंक जिसने पढ़ा ध्यान से था, अगर वो समरी से रिवाइज करेगा तो 8 घंटे मैक्सिमम है, और उसमें जो होगा उसे पूरा सब्जेक्ट जो होगा वो रिवाइज हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम लास्ट डे की रिवीजन की जो थी बेटा वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। समरी जिस दिन भी तैयार हो जाएंगी आप सबको जो है मैसेज से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आप अगर फिर भी हमें फीडबैक में कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फीडबैक्स प्लीज़ मुझे फेसबुक पर शेयर करिएगा। अभी समरीज आर स्टिल अंडर प्रिपरेशन। अगर आप कुछ भी मुझे कंस्ट्रक्टिव सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट करिएगा। आई विल ट्राई टू इंकॉर्पोरेट दैट इनटू द समरी आल्सो। Thank you everybody. All the best for the examinations. Keep your preparation well. और मिलते हैं फिर जल्दी ही अमेंडमेंट क्लास में, हम मिलते हैं। इस बार की अमेंडमेंट क्लास बेटा स्पेशल रहेगी। मैं आपको एक नए तरीके से अमेंडमेंट्स कराऊंगा, जिसमें मेरा बेसिक फोकस होगा आपकी बार हाउ टू अटेंड द पेपर। इस